एपिसोड 5 की शुरुआत में सियोंग नाम की एक लड़की अपने दोस्तों को अपनी पर्सनल आर्ट गैलरी दिखाने के लिए लाती है। इतने महंगे आर्ट देखकर उसके दोस्त काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी उनमें से एक पूछती है कि इन सब के बीच इस आर्ट को कपड़े में क्यों ढका हुआ है, और सियोंग बताती है क्योंकि ये खास है। कोरिया के राइजिंग आर्टिस्ट रियो का नाम सुना है? उनमें से एक कहती है, हाँ मैंने सुना है, न्यूज में देखा था, काफी फेमस आर्टिस्ट है वो। सियोंग कहती है, जानती हो उसका आर्ट खरीदने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं? वही दोस्त पूछती है, कितने की है? तो सियोंग बताती है, पूरे 300 मिलियन वोन की है। ये सुनकर तो सभी दोस्तों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है। अब सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 300 मिलियन वोन की पेंटिंग दिखती कैसी होगी। और सियोंग कहती है, तो आपके सामने पेसर रियो की सबसे खास पेंटिंग फेस्टा। जैसे ही वो कपड़ा हटाती है, सब लोग पेंटिंग को देखकर उसकी तारीफ ही करते हैं। पर यह जीना जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि सच में यह पेंटिंग 300 मिलियन वोन की है। मेरे घर पर भी सेम ऐसे एक पेंटिंग है। कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता, तो वो अपनी मां को वीडियो कॉल करके उसके बेडरूम में लगे पेंटिंग दिखाने के लिए कहती है। और सब लोग देखकर हैरान होते हैं कि ये पेंटिंग सच में बिल्कुल उसी के जैसी थी। ये जीना बताती है कि उसने पेंटिंग लोकल मार्केट से केवल 1 लाख वोन में खरीदी है। और सियोंग हंसते हुए कहती है, इसका मतलब वो नकली है। बाकी दोस्तों को भी यही लगता है कि फेस्टा की नकला बना के किसी ने लोकल मार्केट में बेच रहा होगा। पर तभी ये जीना उस पेंटिंग पर लिखित एड देखकर पूछती है कि ये 6 महीने पहले बनी है क्या? सियोंग हाँ में जवाब देती है। तो ये जीना कहती है कि मैंने तो पेंटिंग 1 साल पहले ही खरीद ली थी। इसका मतलब जिसे नकली कह रही हो वो तो तुम्हारे पास है। अब वो उसे ताना मारते हुए कहती है, सियोंग तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। याद है स्कूल में जब तुम एक दिन किसी ब्रांड के नकली सूट पहनकर आ गई थी और गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें टोका था? फिर मैं तुम्हें दुकान पर ले गई और तुम्हारी पोल खुल गई थी। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। सियोंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हारी पेंटिंग नकली हुई तो क्या करोगी? ये जीना कहती है, ऐसा होगा तो नहीं, पर हुआ तो मैं अपनी गर्दन पर टैटू बनवा लूंगी कि मैं फर्जी हूं। पर अगर तुम्हारी पेंटिंग नकली हुई तो तुम्हें अपनी गर्दन पर लिखवाना होगा कि मैं नकल की दीवानी हूं। सियोंग कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो तो फिर साबित करते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। वही इधर योना और युन चुपचाप बैठे होते हैं। युन काफी दुखी था और योना बताती है कि वो वोंजू के बच्चे की मां बनने वाली है। युन पूछता है, पर अचानक ये सब कैसे? तो बताती है कि जैसे ही उसकी उम्र 30 साल हुई, मां बनने को लेकर उसकी सोच बदल गई। तो इसे खुद से मत जोड़ना क्योंकि इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर यून हैरान होते हुए पूछता है, पर मुझसे क्यों नहीं जोड़ूं? तो कहती है, क्योंकि तब वो जवान थी और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। वो जानती है कि यून एक बहुत अच्छा पिता बनता और आज अगर ये दोनों साथ में होते तो ये बच्चा यून का होता। पर उसे बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से यून को पिता बनने का मौका नहीं मिला। जाने से पहले बताती है कि जो परफ्यूम बनाकर वो यून को भेजती है उसकी स्मेल शायद बच्चे को पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल उसे काफी उल्टियां होती है। इसलिए उसने 6 महीने का परफ्यूम एक साथ भेज दिया है और जब यह बच्चा पैदा हो जाएगा तो और बनाकर भेज देगी। ये सुनते ही यून खड़ा होकर यहां से चला जाता है। इधर ली एंड सियो के मीटिंग रूम में हान उसी फेमस आर्टिस्ट रियो को बता रहा होता है कि मिस सियोंग ने आपकी ये पेंटिंग फिएस्टा आपसे 300 मिलियन वोन में ली थी, लेकिन किसी येजीना नाम की लड़की ने वैसे ही पेंटिंग फिएस्टा के पेंट होने से पहले ही 1 लाख वोन में खरीद ली थी। तो मिस सियोंग ने उस पेंटिंग को लेकर आपके ऊपर धोखाधड़ी और कॉपीराइट कानून तोड़ने का केस किया है। पर उनका कहना है कि अगर आप उनकी खरीदी हुई फिएस्टा को असली साबित कर दें और मिस येजीना वाली को फर्जी साबित कर दें तो वो आपके ऊपर लगाए सारे दावे हटा लेगी। रियो कहता है, देखो आज तक मेरी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मेरा आर्ट कॉपी करना क्या कम था जो उसे किसी लोकल मार्केट में बेच दिया, वो भी सिर्फ 1 लाख वोन में। वो धोखेबाज चोर जो भी है उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। तो चलो मिलकर उसकी ध्वजा उड़ाते हैं। और हान भी हाँ में जवाब देता है। सियोला हॉस्पिटल में अपने काम पर होती है। तभी वो देखती है कि एक कपल जो बोल नहीं सकते किसी बात को लेकर परेशान है। वो जल्दी से उनके पास जाती है और साइन लैंग्वेज की मदद से बोट्स रूम का रास्ता बताकर उनकी हेल्प करती है। उसके कलीग हैरान होकर पूछती है, तुमने साइन लैंग्वेज कब सीखी? तो कहती है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पे होमिन एक किताबों का ढेर लाकर सियोला के सामने रख देती है। सियोला कहती है, अब तू क्या चाहती है? मैं इन किताबों को पढ़कर साइन लैंग्वेज सीखूं और फिर तुम्हें सिखाऊं? तो होमिन हाँ में जवाब देते हुए कहती है, तू तो जानती है ना मुझे डिसलेक्सिया है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती। दरअसल होमिन अपनी जुड़वा बहन से खुद बात करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उससे बात करके उस पर लगाई गई ये श्राप टूट जाए, मतलब कि डिसलेक्सिया की बीमारी से उसे छुटकारा मिल जाए। और पूरी बात जानने के बाद सियोला उसकी मदद के लिए मान जाती है। अब साइन लैंग्वेज सीख जाने के बाद जब होमिन अपनी बहन से बात करने की कोशिश करती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। होमिन कहती है, तूने मुझे सही तो सिखाया था ना? और सियोला हाँ में जवाब देती है। तभी उसकी जुड़वा बहन बोल पड़ती है कि वो लिपटिंग भी जानती है और बिल्कुल होमिन की तरह मुस्कुराती है, जिसे देखकर ये तीनों दंग रह जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और वोमेन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी बड़ी बहन होजू का डीम आता है, जिसमें उसने कोई ली और सीओ का डॉक्यूमेंट भेजकर लिखा था कि मेरी एक फ्रेंड के खिलाफ ये कंप्लेन आई है। मैंने उसे कहा कि मेरी छोटी बहन एक काबिल लॉयर है तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है। ये पढ़कर होमिन मुस्कुराते हुए रिप्लाई करती है कि ठीक है, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि केस करने वाला फेमस आर्टिस्ट रियो है, जिसका केस ली एंड सीओ वाले देख रहे हैं। वो नोटिस भेजे हुए भी काफी टाइम हो गया था। इसके बारे में वो अपनी बड़ी बहन को बताती है तो होजू रिप्लाई करती है कि उसकी दोस्त काफी छोटी है
तो उसने कंप्लेन पे इतना ध्यान नहीं दिया और डेक्सबरी छोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने देखकर पढ़ लिया था। होमिन चेक करके बताती है कि फैसले की तारीख आज दोपहर 2 बजे है। तुम्हारी दोस्त ने शिकायत के 30 दिन में जवाब नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने फैसले की तारीख तय कर दी है और वो तारीख आज है। केस नहीं लड़ी तो कोर्ट को मजबूरन उनके पक्ष में फैसला करना होगा, और ऐसा हुआ तो तुम्हारे दोस्त रिप अपील के जरिए ही चुनौती दे पाएगी। होजू कहती है मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर लगता है मामला उसके हक में नहीं है। होमिन कहती है हाँ, उसे तुरंत कोर्ट में जाकर एकतरफा केस में फैसले की तारीख कैंसिल करने की विनती करनी होगी। होजू पूछती है क्या तुम ये काम कर सकती हो, तो होमिन रिप्लाई करती है क्यों नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और होजू उसका शुक्रिया करती है। होमिन कोर्ट जाकर विनती करती है और जज साहिबा फैसले की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए मान जाती है, पर जज साहिबा उसे केवल 7 दिन का ही समय देती है, जो कि बहुत कम था। कोर्ट से आते ही वो सीधा लीजन के ऑफिस में जाती है और खिलखिलाते हुए हेलो कहती है। लीजन समझ जाता है कि इसने जरूर फिर से कोई कांड किया है। वो पेंटिंग वाले केस की फाइल लीजन को देती है। फाइल को पढ़ते ही वो पूरा मामला समझ जाता है और डांटते हुए कहता है बिना सीनियर को बताए तुमने ये केस क्यों लिया। तो कहती है ये बहुत अर्जेंट था, वो मेरी बेड की दोस्त है। लीजन कहता है अच्छा ठीक है, और फीस के बारे में पूछता है, तो हिचकचाते हुए कहती है प्रो बोनो में नहीं ले सकते क्या। लीजन कहता है उसके लिए तो स्पेशल अप्रूवल लगता है, और अप्रूवल मिल भी गया तो क्या, 1 हफ्ते में ट्रायल की तैयारी कैसे करोगी, कभी कोर्ट में खड़ी हुई हो। तो कहती है वो पिछली बार कॉन्टैक्टलेस दुर्घटना वाले केस में बोली थी ना मैं। लीजन कहता है वो तो बस 2 लाइनें बोली थी, अगर प्रो बोनो में गए तो उसमें तुम्हारा मेंटर 2 यूं होगा, और वो तो पहले से ही तुम्हारा खून चूसने का मौका ढूंढता रहता है। बाद में कहता है चलो पहले जाकर अटनी यूं से बात करते हैं। अटनी यूं केस फाइल को पढ़ने के बाद पूछता है इसकी सुनवाई कब है, तो लीजन बताता है अगले बुधवार को। हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ 1 ही हफ्ता है और सबसे ज्यादा फिक्र इसी बात की है। यूं कहता है नई रिक्रूट होकर तुम्हें यह सब करने की जरूरत क्या थी, तो सॉरी कहने लगती है। यूं कहता है डिफेंस कैसे करना है इसका कुछ सोचा है कि नहीं, तो कहती है नहीं कोई प्लान नहीं है। तभी लीजन बताता है कि लियन सीओ केस को देख रही है। यूं कहता है तुम्हारी इस गड़बड़ी के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन केस को प्रोबोनो में कैसे लेना है वो संभाल लूंगा, तो तुम खुद डिफेंस की तैयारी करो और नतीजे की जिम्मेदारी भी खुद लो, अब जा सकती हो। होमिन जी सर कह के यहां से चली जाती है। उसके जाते ही लीजन हिचकिचाते हुए कहता है इसे ट्रेनिंग के तौर पर मॉक डिफेंस वगैरह की प्रैक्टिस करवाए क्या, क्योंकि प्रोबोनो केस का इंचार्ज 2 यूं है और वो कोर्ट में होमिन के पास ही बैठेगा। अगर होमिन ने जरा से भी गलती कर दी तो 2 यूं को उसे बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा। पता नहीं ये लड़की ऐसा क्यों करती है। यूं को सोचने के बाद कहता है ठीक है तैयारी शुरू करो, और लीजन तुरंत यहां से निकल जाता है। तो अब लीजन मॉक डिफेंस के लिए सबको रेडी करता है और बताता है कि सबको एक एक केस फाइल दी जाएगी जिसको समझकर अपनी अपनी दलील पेश करनी है, पर यह बिल्कुल किसी चुनावन की तरह होगा। तभी यूं भी चलाता है और लीजन कहता है चलो हमारे आज के जज साहब भी आ गए। सबसे पहले चॉय अपनी दलील पेश करती है और बाद में ओसांग अपनी दलील को सुनाता है। इन दोनों में से ओसांग जीत जाता है। अब बारी आती है हियोन और होमिन की। होमिन अपनी दलील बेहतर तरीके से पेश करती है और वो भी जीत जाती है। अब फाइनल राउंड में दोनों को सेम ही केस फाइल दी जाती है जो खुद अटनी यून ने लिखी थी। ओसांग अपनी दलील पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेश करता है, लेकिन होमिन केस फाइल को देखकर थोड़ी परेशान थी और अपनी दलील को उतने प्रभाव से नहीं सुना पाती, इसीलिए फाइनल राउंड का विनर ओसांग को चुन लिया जाता है। इधर लीएनसीओ में हान अपनी एसोसिएट मिन्सो से कह रहा होता है तो तुम्हारे हिसाब से युलिम ने केस को एक फर्स्ट ईयर एसोसिएट के जिम में छोड़ा है, और वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है साइड क्लाइंट के पास लॉयर के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए युलिम ने इसे फर्स्ट ईयर एसोसिएट की ट्रेनिंग का मौका समझा होगा। हान कहता है ठीक है तो फिर हमारी तरफ से केस को तुम संभालो और कच्चा चबा जाओ। तभी मिन्सू बताती है कि एसोसिएट का नाम कांग होमिन है, और होमिन का नाम सुनकर हान थोड़ा परेशान होते हुए कहता है पूरी तैयारी रखना, अगर हम कोई गलती नहीं करते है तो ये केस हम ही जीतेंगे, पर अगर गलती होती भी है तो भी हमें जीतना ही है। इधर होमिन दिन रात इसी केस पर लगे रहती है। वो अपनी दलील को पेश करने और उसे बेहतर बनाने में जुट जाती है। अगले दिन केस की सुनवाई थी और आज रात वो देर तक इसी केस में उलझी रहती है। तभी वो अटनी यून को जाते हुए देखती और भागते हुए जोर से उनका नाम चिल्लाती है। यून चौंकते हुए कहता है तुमने तो डरा ही दिया। तो कहने लगती है अटनी यून प्लीज मुझे बचा लीजिए, और अटनी यून अपने ऑफिस में बैठकर उसकी दलील पढ़ता और बताता है कि ये अच्छा लिखा है, तुम्हारी दलील साफ और पढ़ने में अच्छी है। होमिन कहती है मुसीबत यह है कि मुझे डर लग रहा है मैं इसे कोर्ट में पेश कैसे करूंगी, मुझे यकीन नहीं मैं अच्छे से कर पाऊंगी। तो जून कहता है ठीक है फिर मेरे सामने अपनी दलील पेश करो, मैं यहां बैठकर सुनता हूं, पर वो बोलने में थोड़ा हिचकिचाती है। जून कहता है अगर मेरे सामने नहीं कर पाई तो कल कोर्ट में कैसे करोगी, चलो ट्राई करो, और होमिन अपनी दलील पेश करना शुरू करती है। पूरी बात सुनने के बाद जून कहता है क्या तुमने कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनी है। तो हैरान होते हुए कहती है नहीं सुनी। जून कहता है तुम ऐसे बोल रही थी जैसे कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो पर बोल नहीं पा रहा। क्या बता सकती हो उस दिन तुम टूर्नामेंट में मिस्टर ओसांग से क्यों हार गई थी। डरने की बात नहीं है, खुलकर बताओगी तुम्हें स्टेटमेंट पढ़कर क्या लगा था। तो कहती है उसमें बहुत सारी लॉजिक गलतियां थी। जून कहता है सही कहा, वो पूरा स्टेटमेंट ही गलत था, जो तुमने पढ़ते ही तुरंत पहचान लिया, जबकि मिस्टर ओसांग ऐसा नहीं कर पाया। ओसांग ने शायद ये मान लिया था कि स्टेटमेंट मैंने लिखा है तो पूरा डॉक्यूमेंट एकदम सही होगा, और इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ दलील को पेश कर पाया। पता है मिस्टर ओसांग के कॉन्फिडेंस ने उस गलत दलील को भी काफी लॉजिकल बना दिया और बिल्कुल सही साबित किया। लेकिन होमिन तुमने ऐसी दलील का बोझ दिल पर ले लिया जिसे तुम कुछ सही नहीं मान सकती, इसलिए ऐसा लगा कि तुम कोई झूठ बोल रहे हो, पर किसी को भी उस पर भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए।
आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम पहले ही मान चुकी हो कि तुम्हारी क्लाइंट ने ही वो नकली पेंटिंग बनाई है। रियो एक ऐसा आर्टिस्ट है जो यूएस के बड़े स्कूल में पढ़ा है और दुनिया भर में शोहरत हासिल किया है, और तुम्हारी क्लाइंट बस एक मामूली सौकी आर्टिस्ट है। अपनी धारणाओं को भूल जाओ और असली मुद्दा देखो। अगले दिन कोर्ट में होमन के साथ दो यून बेटा होता है। जज साहिबा कहती है वादी की पेंटिंग फेस्टा और प्रतिवादी की पेंटिंग अमेजमेंट पार्क दोनों बिल्कुल सेम है। अब विवाद का मुद्दा सिर्फ इतना है कि इनमें से कौन सी पेंटिंग असली है और कौन सी कॉपी की गई है। ऑक्टे से किया। सबसे पहले होमन अपनी दलील में बताती है कि मिस्टर रियो की फेस्टा बनाने से पहले ही मेरी क्लाइंट ने अपनी पेंटिंग लोकल मार्केट में पेश दी थी, पर उसकी अपोजिशन मिकेल मिन्सू इस दलील को खारिज करते हुए बताती है कि प्रतिवादी की आर्ट खरीदने का दावा करने वाली मिस ये जीना की गवाही भरोसेमंद नहीं है। इसकी वजह है हमने अपने स्टेटमेंट में समझाई है। जज साहिबा कहती है हाँ, क्योंकि लोकल मार्केट से 1 लाख में पेंटिंग खरीदने वाली मिस ये जीना का 300 मिलियन में पेंटिंग खरीदने वाली मिस योंग के साथ आपसे विवाद है, तो इनमें से किसी की भी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी। जज साहिबा होमन से पूछती है कि आपके पास इसके अलावा कोई ठोस सबूत है, और होमन हाँ में जवाब देते हुए दोनों साइड से पूछताछ करने की मांग करती है। सबसे पहले वो मिस्टर रियो से सवाल करती है कि ये आर्ट थोड़ा हटके है जो आपके पिछले कामों में नहीं दिखा, तो आपने इस नई टेक्निक को कैसे अंजाम दिया। और रियो जवाब देता है कि हम आर्टिस्ट की एक खासियत है, हमारी लाइफ में आई बदलाव हमारे काम पर असर डालते हैं। मेरे फिएस्टा बनाने से ठीक पहले मेरे बच्चे का जन्म हुआ था। अब वो अपनी क्लाइंट मून से पूछती है कि आपने आज तक जो भी पेंटिंग बनाई है वो सारी कौन सी टेक्निक से बनाई है। मून ये वो करते हुए अपनी माँ की तरफ देखती है और जवाब देती है कि मैंने इसे ही बना दी। वो डर जाती है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। फिर अचानक से खड़ी होकर कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और ममा ममा करते हुए जाकर अपनी माँ के गले लग जाती है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। दोयुन कहता है भरी अदालत में ना खट्टा कर रख दी इसने। हान मुस्कुराते हुए कहता है केस तो यहीं पे खत्म हो गया। वहीं होमन शोक के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी जज साहिबा कहती है गवाह जवाब देने की हालत में नहीं है, तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में क्लाइंट की मां बताती है कि मून मानसिक रूप से कमजोर है। उम्र में भले वो 21 की है, पर दिमाग से अभी भी 13 साल की है। ये सुनकर होमन दंग रह जाती और पूछती है आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो कहती है क्योंकि मैं अपनी बेटी को दुनिया के सामने अपाहिज करार नहीं देना चाहती, और वो इस केस को यहीं पर खत्म कर देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अबूर नहीं झेल पाएगी। होमन कहती है अगर केस बंद किया तो वो लोग जीत जाएंगे और हर्जाना देना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी मां केस को आगे बढ़ाने के लिए मान जाती है, पर रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी अपाहिज है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब दोयुन ताने मारते हुए कहता है तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, अपनी क्लाइंट दिमागी रूप से बीमार है और तुमने उसे कटघरे में उतार दिया। तभी यून कहता है बहुत हुआ, तुम बाहर जाओ। दोयुन कहता है मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं इसका प्रो बोनो इंचार्ज हूं। और यून कहता है ये मेरी एसोसिएट है तो इसका इंचार्ज मैं हूं। दोयुन कहता है एक तो इनकी यारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, और यहां से चला जाता है। उसके जाते ही होमन माफी मांगती है और बताती है कि उसे पता ही नहीं था। जब उसकी मीटिंग हुई तो मिस मून की मां ही उसे मिलने आई थी, और जिसने उसके पास केस भेजा वो सुन नहीं सकती, तो शायद उसे भी मून की दिमाग की हालत के बारे में पता नहीं था। यून कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ, अब बुलाएंगे तो उन्हें कह देना कि सेहत की वजह से जवाब देने में तकलीफ हो सकती है। वही इधर हान को भी पता चल जाता है कि मून दिमागी रूप से कमजोर है, और कहता है कि ये अच्छी खबर है, अब तो हमें उसे गवाही के लिए कटघरे में लेकर ही आना होगा। अब कोर्ट में होमिन बताती है कि हमारे क्लाइंट की तबीयत ठीक नहीं है तो पूछताछ में मुश्किल हो सकती है, पर तभी मिन्सू कहती है कि केस को आगे बढ़ाने के लिए मिस मून से पूछताछ करना पड़ेगा। जज साहिबा कहती है प्रतिवादी कोर्ट में मौजूद है तो पूछताछ जारी रखना ठीक होगा। अगर इस दौरान गवाह की तबीयत खराब हुई तो अदालत खुद इस कार्यवाही को यहीं पर रोक देगी। ये सुनकर मिन्सू को मौका मिल जाता है। वो मून से उल्टे सीधे सवाल करती है और मून घबरा कर कहती है मुझे घर जाना है। तो मिन्सू चिल्लाते हुए कहती है पहले सवाल का जवाब दो कि तुमने आर्ट की नकल करी थी या नहीं, और मून हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर होमिन का दिमाग चकरा जाता है। वो खुद मून पर विश्वास नहीं कर पाती। तभी उसे यून की बातें याद आती है कि अपनी धारणाओं को भूल जाओ और असली मुद्दे पर ध्यान दो। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए जज साहिबा से एक छोटा सा ब्रेक लेती है। कोर्टरूम से बाहर आते ही दो यून कहता है तुम मान क्यों नहीं जाती कि उसने नकल की है। तो होमिन कहती है वो मेरी क्लाइंट है, मैं उसे देख लूंगी। ये सुनते ही वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और ये देखते ही यून का पारा चढ़ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसके कान में कुछ ऐसा कहता है कि उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब होमिन जाकर मून को किसी बच्चे की तरह समझाती है कि मैं तुम्हारी वकील हूं, तुम जो भी कहोगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर अब मून उससे कुछ बताती है और होमिन उसकी मां से भी कुछ बातें करती है। अब वो कटघरे में जियो को बुलाकर सवाल करती है कि आपकी पेंटिंग में कोई छुपी हुई तस्वीर या फिर कोई सिग्नेचर है क्या। जियो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले मैंने कुछ आतिशबाजी देखी थी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फेस्टा को बनाया था। होमिन जज साहिबा से जियो की बात को नोट करने के लिए कहती है। अब वो कटघरे में मून को बुलाती है और पूछती है कि वो पेंटिंग किस बारे में है। तो मून बताती है कि वो मेरे पापा का चेहरा है। होमिन कहती है तुम्हें अपने पापा का चेहरा याद है। तो कहती है हाँ, मेरे पास उनकी एक फोटो है, और एक जली कटी फोटो निकाल कर देती है। होमिन उस फोटो को सबूत के तौर पर पेस्ट करती है और मून से कहती है पर मुझे तो इस पेंटिंग में तुम्हारे पापा का चेहरा नहीं दिखा। तो मून कहती है मुझे लगा पापा की फोटो बनाने से मां दुखी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया।
होमिन कहती है पर हम इसे कैसे देखें? तो कहती है अंधेरा करके पेंटिंग पर लाइट मारने से दिख जाएगी। अब कोर्ट में अंधेरा करके होमिन एक टॉर्च से पेंटिंग पर लाइट मारती है और सच में उसके पापा की तस्वीर दिखती है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं मून के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अब दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या था। होमिन ने जब मून से बातें की तो उसने अपना एक सीक्रेट बताया जो आज तक उसने कभी किसी को नहीं बताया था। और वो सीक्रेट यही था कि उसके हर आर्ट में वो अपने पापा की तस्वीर बनाती है। दरअसल मून एक स्पेशल चाइल्ड है। जैसे कि एक आम इंसान आमतौर पर 10 लाख रंग देख सकता है, तो मून 100 मिलियन से भी ज्यादा रंगों को देख सकती है और उसमें कलर्स की पूरी समझ है। मून जब 12 साल की थी तो उसके पिता से वो उसकी मां को छोड़कर चले गए। उसके बाद जब कभी वो उनका नाम भी लेती तो उसकी मां गुस्सा हो जाती। मून अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपनी मां को भी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए उसने अपनी पेंटिंग में पिता की तस्वीरें बनाना शुरू किया जो किसी खास तरह की लाइटिंग में ही दिखाई देती है। होमिन ने ये पूरी बात उसकी मां को बताई और पेंटिंग में लाइट मार के उसके पापा की फोटो भी दिखाई। ये देखते ही उसकी मां ने मून से माफी मांगी और कहा पापा की तस्वीर कैसे बनाई ये सबको बता दो। अब कोर्ट में रियो जिसे अपनी ओरिजिनल फेस्टा बता रहा था उस पर भी टॉर्च से लाइट मारकर देखा जाता है तो मून के पिता की तस्वीर दिखाई पड़ती है और पता चलता है कि रियो ने कॉपी नहीं बनाई थी बल्कि वो पूरी आर्ट ही मून की थी। रियो अपना गुनाह कबूल करता है और मून से कहता है तेरा ये आर्ट तुझे पता नहीं कितना शानदार है और अब तेरे जैसी अनाड़ी रातों रात स्टार बनने वाली है। मैंने अपनी आइडिया घिस दी वरना जाने कितने दरवाजे खटखटाई तब जाकर इस मुकाम पर पहुंचा हूं और तुझे सब कुछ ऐसे ही मिल गया। होमिन कहती है नकल करना दरअसल तारीफ कहलाता है। तुम जैसे लोग अपने जैसे लोगों से जलते हो, तारीफ करते हो पर असल में इज्जत नहीं करते। आर्ट का जरा सा भी ज्ञान नहीं है तुम्हें। और इस तरह वो केस को जीत जाती है। कोर्टरूम से बाहर आते ही उसके दोस्त और वो काफी खुश थे। यून भी उनके पीछे पीछे आ रहा था और वो देखता है कि होमिन के बैग की चेन गिर गई है। वो उसे उठाकर होमिन को आवाज लगाता है, नहीं सुनती तो जोर से कहता है तनिकांगो मिन, और ये सुनते ही वो दंग रह जाती है क्योंकि यून कभी किसी को अटानी कह के नहीं बुलाता। वो ऐसा तभी करता है जब सामने वाला इसके लायक हो। यून कहता है ये तुम्हारा की चेन गिर गया था और सबसे ऑफिस में मिलने की बात बोलकर चला जाता है। बाकी सब लोग भी हैरान थे कि होमिन को यून ने अटानी कह के बुलाया। हेयन कहता है आज की पार्टी तुम्हें देनी होगी और होमिन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो रात में भी बिना मतलब के जोर जोर से हंसती है। तभी उसके पास होजू का टेक्स्ट आता है जो उसे सुपरिया बोल रही थी। होजू पूछती है तुम्हारे पास मासी की कोई रीसेंट फोटो है क्या? तो होमिन कहती है क्या तुम्हें माँ की याद आती है? तो होजू कहती है हाँ, आखिर वो मेरी असली माँ है। होमिन कहती है फिर तुम उनसे मिलने क्यों नहीं आती? तो बताती है कि उसकी हालत भी बिल्कुल मून के जैसी है। अगर मासी से मिलने आई तो शायद उसके मॉम डैड बुरा मान जाएंगे। ये जानकर होमिन दुखी हो जाती है। अगले दिन यूलियम के सभी एम्प्लॉइज को किसी अनाउंसमेंट के लिए बुलाया जाता है। थोड़ी देर में मिस्टर को स्टेज पर आके बताते हैं कि वो आज से रिटायर होकर एडवाइजरी पद को संभालेंगे और उनकी जगह जो अगला मैनेजिंग पार्टनर बनेगा वो है मिस नायोन। और ये सुनते ही होमिन कहती है इनका तो नाम ही काफी है। अटनी नायोन स्टेज पर आती है जिन्हें देखकर यून काफी खुश दिख रहा था क्योंकि ये सारा किया दरा उसी का था। उसने मिस्टर को उनका नाम बताया था। जब मिस्टर को